Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we will start class 12 political science. So in this video we will do the very first chapter of class 12 political science, which is Cold War and non-aligned movement. जैसा कि आप लोगों को पता है, इस साल CBSE ने काफ़ी चैप्टर्स हैं जो कि डिलीट कर दिए हैं बिकॉज स्कूल्स जो हैं वो ओपन नहीं हैं। इसी कारण बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो डिलीटेड हैं, बट ये जो चैप्टर है ये इस साल कोर्स में है और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी सारे चैप्टर्स को भी हम कवर करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, एक दिन में वीडियो कंप्लीट करना इज़ नॉट पॉसिबल, सो दिस इज़ द पार्ट 1 of this chapter. So before starting this chapter, in your book the very first topic is Cuba Missile Crisis. लेकिन इस वीडियो में हम सबसे पहले क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज अगर मैं सीधा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पर चली जाऊंगी तो आप लोगों को जो पीछे का बैकग्राउंड है वो समझ नहीं आएगा। तो पहले हम पीछे का बैकग्राउंड एक बार देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये कोल्ड वॉर है, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है वो तो हम जानेंगे, साथ ही साथ ये हुआ क्यों और स्टार्ट होने का रीज़न क्या था। सो फ्रेंड्स, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों को पता ही होगा, सबसे पहले हुए थे वर्ल्ड वॉर्स हुए थे। सबसे पहले हुआ था वर्ल्ड वॉर 1, और उसके बाद हुआ था वर्ल्ड वॉर 2। जो वर्ल्ड वॉर 1 था वो हुआ था आप लोगों का 1914 से 1918 के बीच, और जो आप लोगों का वर्ल्ड वॉर 2 है वो हुआ था 1939 से 1945 के बीच। ठीक है, वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो किन किन कंट्रीज़ के बीच हुआ था, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 का कोल्ड वॉर से बहुत ही, यू कैन से, वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लिंकअप हैं। सो वर्ल्ड वॉर 2 था उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। किन किन पार्ट्स में? फर्स्ट था अलाइड ग्रुप और सेकंड था एक्सिस ग्रुप। जो एक्सिस ग्रुप है इसे समझ सकते हो आप लोग कि जो गुंडे टाइप, बुरे टाइप वाला आप लोग इसे समझ सकते हैं, और अलाइड जो फ्रेंड्स वाले जोन था, तो ये अलाइड ग्रुप था और एक था एक्सिस ग्रुप। सो अलाइड ग्रुप में कौन कौन थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? USSR जो कि अब रशिया बन चुका है, और 14 अदर कंट्रीज़। इसके बारे में भी हम जो सेकेंड चैप्टर आई थिंक बायोपोलैरिटी उसमें डिस्कस होगा। USSR, उसके बाद है आप लोगों का ब्रिटेन एंड देन फ्रांस। ये जो 4 कंट्रीज़ थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर वो थी एलाइड ग्रुप में, और सेकेंड था एक्सिस ग्रुप। इसमें थी आप लोगों की इटली, जर्मनी एंड जापान। तो देखो, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर लिखूंगी नहीं, मैं इस चैप्टर के आप लोगों को नोट्स दे दूंगी जो आप लोग PDF में या मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं उसका हाईलाइट बना दूंगी, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम इस चीज़ को सिर्फ समझेंगे। तो देखिए, अलाइड ग्रुप में ये 4 थे, एक्सिस ग्रुप में ये 3 थे। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो क्या हुआ, जो US और USSR था उन्होंने बोला भाई तुम लोग आपस में लड़ो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो ये दोनों कंट्रीज़ है, ये दोनों कंट्रीज़ यहाँ से हट गई और वॉर इन्होंने इनके बीच छोड़ दिया कि तुम लोग मरो कटो, जो करना है करो, हम नहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जापान ने क्या किया, जापान को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। क्यों भाई, तुम कैसे चले जाओगे, तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। तो जापान ने क्या किया, जो USA का पोर्ट था, पोर्ट का नाम क्या था? पर्ल हार्बर। तो USA का जो पोर्ट था पर्ल हार्बर, जापान ने उसके ऊपर ब्लास्ट कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जापान ने पर्ल हार्बर पर। तो अमेरिका को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। एक तो वो सीधे सीधे निकल रहा था, तुमने उसी पर हमला कर दिया, तो अमेरिका दोबारा से वॉर में घुस गया। अमेरिका तो घुस गया, जर्मनी, फिर USSR क्यों आया? USSR के आने के पीछे जर्मनी का एक बहुत बड़ा रीज़न है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इसीलिए USSR को भी वापस से वॉर में आना पड़ा। इस तरीके से ये दोनों वॉर में आ गए। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने इस वॉर को ख़त्म कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन जो जापान है इसने ये कर दिया, उसके बाद अमेरिका को वापस आना पड़ा। तो जो ये वर्ल्ड वॉर है ये ख़त्म कैसे हुआ?
तो यूएसए ने क्या कर दिया, जापान की 2 सिटीज, कौन कौन सी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, अमेरिका ने इन दोनों सिटीज पर, जापान की इन दोनों सिटीज पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। इन दोनों सिटीज पर जापान ने बम गिरा दी, ओह सॉरी, यूएसए ने जापान की इन दोनों सिटीज पर बॉम्ब गिरा दिया। उन दोनों बॉम्ब के नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन, वो आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब यूएसए ने जापान पर बम गिराए, वो थी वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग। वहां से वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ने ऐसा कहा कि जापान पर यूएसए को बम नहीं डालना चाहिए था, बिकॉज वो ऑलरेडी समर्पण करने के लिए तैयार था। वो अपने आप ही कह रहा था हाँ ठीक है मैं हारने के लिए तैयार हूँ, मतलब वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहा था कि मैं इसको हार गया हूँ। बट फिर भी यूएसए ने जापान पर बम ब्लास्ट किया। इसका जो क्रिटिक्स है वो ये रीज़न देते हैं कि जो यूएसए है वो यूएसएसआर को अपनी पावर दिखाना चाहता था, और उसको एशिया में, जो जापान है वो एशिया कॉन्टिनेंट की तरफ पड़ता है, उसको एशिया में मिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री कैंप्स और मिलिट्री बेसिस बनाने से रोकना चाहता था। इसीलिए जापान पर अमेरिका ने बॉम्ब ब्लास्ट किए। तो ये तो हो गया हमारा वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग। वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग जब हुई तो देखो क्या हुआ, जापान तो ऑलरेडी ब्लास्ट से ख़त्म हो गया, ठीक है, जापान तो चलो हट गया। जापान के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, जो इटली और जर्मनी थे, इटली का क्या हुआ, इटली के साथ भी फ्रांस का पास पड़ता है, तो इसीलिए इटली के साथ भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, वो भी ख़त्म। और जो ब्रिटेन है उसका जर्मनी के साथ, बिकॉज ये दोनों ही जो पड़ते हैं ना वो यूरोप के बीच में पड़ते हैं, तो इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस का इन दोनों के साथ ही डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और ये दोनों कंट्रीज़ भी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। अगर इन्होंने, आप लोग बोलेंगे कि सुपर पावर क्यों बने, 2 ही सुपर पावर क्यों बने, अलाइड ग्रुप में तो 4 थे, तो ये चारों ही क्यों नहीं बने, बिकॉज जो ब्रिटेन और फ्रांस है इनके साथ बहुत बार डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसके कारण इन लोगों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, इनकी जो मिलिट्री थी, इनके जो बॉम्ब्स थे, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये जो थे वो सुपर पावर बनने की स्थिति में, सुपर पावर बनने की सिचुएशन में नहीं थे। तो उस टाइम पर क्या हुआ फ्रेंड, जो यूएसए है और यूएसएसआर है, ये ही 2 ऐसी कंट्रीज़ बची वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा यू कैन से पावरफुल बची हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो इसीलिए ये दोनों सुपर पावर बन के उभरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में, और ये ही दोनों सुपर पावर के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ मैंने आप लोगों को बताया, ये दोनों सुपर पावर्स बन के सामने आए, कौन कौन से, यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों हमारी सुपर पावर बनकर सामने आई आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। जब ये दोनों सुपर पावर्स बनी, तो अब आप एक बात बताओ, आपकी क्लास में मॉनिटर्स होते हैं, साथ ही साथ में क्लास जो होती है, कई बार अगर 2 बच्चों के बीच में लड़ाई होती है तो क्लास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, राइट। एक इस तरफ चले जाते हैं, कुछ बच्चे इस तरफ चले जाते हैं, कुछ उसका साथ देते हैं, कुछ उसका साथ। सिमिलरली इस सिचुएशन में भी जब आप लोगों का कोल्ड वॉर चल रहा था तो यही चीज़ हुई, कुछ कंट्रीज यूएसए के अंडर आ गई, कुछ कंट्रीज यूएसएसआर के अंडर आ गई, और इसी सिचुएशन के दौरान इन दोनों ने अपनी अपनी क्या बनाई, ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब इन लोगों, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस मतलब इनके जो गुट थे, इनके जो, इन्होंने कुछ कंट्रीज़ को इकट्ठा करके अपने एक अलायंस बनाए, इन्होंने अपने अलायंस ग्रुप बनाए, अलाय बनाए इन्होंने अपने, ठीक है। इस अमेरिका ने भी बनाया और यूएसएसआर ने भी। तो देखो यूएसए ने अपने अलाय कौन कौन से बनाए, नाटो, सियाटो एंड सेंटो, ये 3 अलाय ग्रुप थे जो यूएसए ने बनाए, और इसके जवाब में सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था नाटो, तो उसके जवाब में यूएसएसआर ने कौन सा बनाया फ्रेंड्स, वार्सा पैक्ट। उसके जवाब में यूएसए ने वार्सा पैक्ट बनाया, और वार्सा पैक्ट का एक मोटिव था, एक एम था, वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करती हूँ। बट देखो, जब नाटो बनाया तो यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बना लिया, तो यूएसए से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने क्या किया, सियाटो और सेंटो भी बना लिया। अब इनके फुल फॉर्म्स देखो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशियन, आई थिंक, आई एम नॉट वेरी श्योर, एशिया या एशियन कुछ है, मैं आप लोगों को देखकर ये बता दूंगी। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तीनों अमेरिका ने बनाई। तो जो वार्सा पैक्ट था इसका सिर्फ एक ही मोटिव था, इसका सिर्फ एक ही एम था कि जो अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वेस्टर्न मींस यूरोप, सॉरी, उनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि जो नाटो है, नाटो ही बेसिकली बिकॉज यही नॉर्थ अटलांटिक में पड़ता था, तो उसका सिर्फ एक मोटिव था कि जो यूएसए है उसको यूरोप में आगे बढ़ने से रोकना, कि यूएसए की जो फोर्सेस हैं, यूएसए की जो मिलिट्री है उसको यूरोप में आगे बढ़ने से रोकना, कहीं वो यूएसए यूरोप में भी अपने मिलिट्री बेस, मिलिट्री कैंप या जो वेपन्स है वो सारी चीज़ें सप्लाई ना करने लग जाए, उसका सिर्फ एक यही मोटिव था। इस तरीके से ये चीज़ें हुई। अब इनके यूएसए के पास कौन कौन सी कंट्रीज थी मैं कुछ बता देती हूँ। एक तो इसके पास पाकिस्तान आया, साथ ही साथ वेस्टर्न जर्मनी आया, इटली आया और ब्रिटेन, बाकी भी बहुत सारे कंट्रीज थे। सिमिलरली यूएसएसआर के पास कौन था, पोलैंड था, ईस्टर्न जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, इस तरीके की जो कंट्रीज थी वो यूएसएसआर में आ गई और बाकी कंट्रीज कुछ यूएसए में आ गई। तो ये जो सिचुएशन थी इस टाइम पर क्या हुआ फ्रेंड्स, ये दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे कि इनके बीच में कई बार इस तरीके के क्राइसिस आए, इस तरीके की सिचुएशन आई कि ऐसा लगा कि कहीं इन दोनों के बीच कोई वॉर ना हो जाए। वही सिचुएशन जो होती है वही होती है हमारी कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगी, जो कि मेरे इंस्टाग्राम पर आप लोगों को मिल जाएंगे। सो जो कोल्ड वॉर था वो यही था कि जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कॉन्फ्लिक्शंस आए, क्राइसिस आए, इन दोनों की आइडियोलॉजी जो है एक दूसरे के अगेंस्ट आई, मतलब क्लैशेस हुए इन दोनों के बीच में बहुत बार, और ये सिचुएशन काफ़ी टाइम हुई। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो या कोरियन वॉर हो या अफगानिस्तान वॉर हो, या आप लोगों के बहुत सारी इस तरीके की सिचुएशन आई जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच क्राइसिस बढ़े और उस सिचुएशन पर ऐसा लगा कि कहीं इन दोनों के बीच कोई वॉर ना हो जाए, वॉर लाइक सिचुएशन, वो आप लोगों की कोल्ड वॉर थी। और ये सिचुएशन का टाइम पीरियड क्या था, जब एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 मीन्स 1945 से 1991, ये जो सिचुएशन थी, ये जो टाइम पीरियड था, ये था कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड। इस बीच यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर्स थी जिनके बीच में बहुत सारे क्लैशेस आए। सो अब क्वेश्चन उठता है कि जो यूएसए है या यूएसएसआर है वो अपने अलायंस ग्रुप क्यों बनाते थे, या जो अलायंस ग्रुप है वो इनके ग्रुप, इन सुपर पावर्स के ऑर्गेनाइजेशंस में क्यों जाते थे, इनके अलाय क्यों बनते थे और ये अपने अलाय क्यों बनाते थे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार आया भी है कि जो सुपर पावर्स थी उन्हें अपने अलायंस ग्रुप की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो ये अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो अलायंस ग्रुप थे वो सुपर पावर्स के ग्रुप में क्यों जाते थे और जो सुपर पावर्स थी वो अलायंस ग्रुप क्यों बनाती थी। तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं बताती हूँ कि जो सुपर पावर्स हैं वो अलायंस ग्रुप क्यों बनाती थी, क्यों, और इधर हम देखेंगे कि जो अलायंस ग्रुप हैं वो सुपर पावर्स के अलायंस क्यों बनते थे। ये क्वेश्चन आया है, अलायंस नहीं, ये वाला आया है कि सुपर पावर्स अलायंस ग्रुप क्यों बनाती थी। तो दोनों को ही हम लोग देख लेते। तो देखो, जो सुपर पावर्स थी वो अलायंस इसलिए बनाती थी, फर्स्टली वेरी इंपॉर्टेंट, टू गेट देयर वाइटल रिसोर्सेज। क्यों बनाती थी सुपर पावर अलायंस ग्रुप, क्योंकि उनसे उनको क्या फ़ायदा होता था, वो उनके वाइटल रिसोर्सेज जो थे, जो सुपर पावर्स जिनको अपना अलाय बनाती थी, मतलब वो छोटी कंट्रीज़ होती थी, वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती थी, ना उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती थी। तो जो सुपर पावर्स थी उनके वाइटल रिसोर्सेज का खूब यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा यूज़ सुपर पावर्स ने अपने अलायंस ग्रुप का किया। दूसरा आता है फ्रेंड्स इसमें, वो उन अलायंस ग्रुप में अपने
मिलिट्री बेसिस बनाती थी। मिलिट्री बेसिस कह सकते हैं या आप लोग कह सकते हैं अपने मिलिट्री कैंप्स बनाती थी उनके, मतलब जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है उसमें यही हुआ था। यूएसएसआर ने क्यूबा को अपना मिलिट्री कैंप बनाया, मिलिट्री बेस बनाया। तो जो छोटे अलाइज ग्रुप थे, मतलब उन पे जाकर ये अपने मिलिट्री बेसिस बनाती थी, अपने जो आर्मी थी, अपनी जो सेना थी, उनको उन कंट्रीज़ में तैनात कर देती थी, क्योंकि वो दिखाना चाहती थी कि हम दूसरी सुपर पावर से ज़्यादा स्ट्रांग हैं। दोनों ही सुपर पावर्स ये करती थी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स मिलिट्री बेसिस। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है टू स्पाई ऑन ईच अदर। टू स्पाई ऑन ईच अदर मतलब वो एक दूसरे पर नज़र रखती थी कि कोई कंट्री क्या कर रही है। लाइक यूएसए ने यूएसएसआर के किसी नेबरिंग कंट्री को अपना अलाय बना लिया और वहाँ पर अपनी जो आर्मी है, अपना मिलिट्री बेस वहाँ पर बना दिया, और उसके बाद उसने स्पाई करना, मतलब दूसरी कंट्री यूएसएसआर पर स्पाई करना स्टार्ट कर दिया है, ताक झाँक करना शुरू कर दिया है कि वो कंट्री क्या कर रही है या क्या करने वाली है इन फ्यूचर। नेक्स्ट आता है ये लोग क्या करते थे, टू लॉन्च देयर वीपन्स एंड ट्रूप्स। ये यहाँ पर जाकर अपने वीपन्स लॉन्च करते थे, अपनी मिसाइल्स लॉन्च करते थे, क्योंकि वो छोटी कंट्रीज होती थी। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक सपोर्ट। अब आप लोग कह सकते हैं कि सुपर पावर्स तो इतनी स्ट्रांग थी, उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट की अलाइज ग्रुप से क्या ज़रूरत पड़ गई। उन्हें इकोनॉमिक ग्रुप के अलाइज ग्रुप से ये ज़रूरत पड़ गई क्योंकि ये जो सुपर पावर्स थी ये इन्हीं के वाइटल रिसोर्सेज लेकर वीपन्स बनाती थी और इन वीपन्स को इनको सप्लाई करती थी। तो जब ये वीपन्स बेचते थे मतलब ये उनसे पैसा कमा रहे हैं, तो उस तरीके से इन्हें इन अलाइज ग्रुप से बहुत ज़्यादा कमाई होती थी। लाइक अगर यूएसएसआर ने किसी को अपना अलाई ग्रुप बना लिया है, किसी को अपना अलाई बना लिया है, या कोई यूएसएसआर के अलाई ग्रुप में शामिल हो गया, इन्वॉल्व हो गया है, तो वो यूएसए से तो मिसाइल्स खरीदेगा नहीं, ऑब्वियसली यूएसएसआर से खरीदेगा। तो इस तरीके से उन्हें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एड, इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिला। ये तो हो गई कि सुपर पावर्स एलाइज ग्रुप क्यों बनाती थी। नाउ कम हियर कि एलाइज जो थी वो सुपर पावर्स में शामिल क्यों होते थे। इसका एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटेक्शन। वो इसलिए शामिल होते थे क्योंकि उन्हें उनसे क्या मिलती थी, प्रोटेक्शन मिलती थी कि हाँ अगर कोई कंट्री है वो तुम पर अगर कल को हमला करती है, या यूएसए में शामिल हो तुम और यूएसएसआर कल को तुम पर अटैक करता है, तो यूएसए इज़ बाउंड टू हेल्प यू, कि यूएसए जो है उसे तुम्हारी हेल्प करनी ही पड़ेगी। मतलब तुम्हें क्या मिल रही है यहाँ पर, प्रोटेक्शन मिल रही है। साथ ही साथ क्या मिलता है फ्रेंड्स, वीपन्स मिलते हैं, मिसाइल्स मिलती है जो सुपर पावर से बनाकर उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स देती हैं। बिकॉज जो एलाइज ग्रुप थे वो छोटे थे, अभी अभी कॉलोनियलिज्म से बाहर आए थे, मतलब वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड या इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी, तो उन्हें मिसाइल्स जो खरीदनी पड़ती थी वो इनसे खरीदनी पड़ती थी और इस बहाने उन्हें वेपन्स या मिसाइल्स मिल जाते थे। साथ ही साथ इकोनॉमिक एड इन्हें भी मिलती थी। जो अलाइज ग्रुप बनाती थी सुपर पावर्स, वो अपने अलाइज को पैसा देती थी, क्योंकि वहाँ पर जाकर तुम अपने मिलिट्री बेस बना रहे हो, मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ तो देना पड़ेगा। ऐसे ही क्योंकि जो पॉलिटिक्स है ये ऐसी चीज़ है कि जब तक दोनों ग्रुप्स का उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर दोनों ग्रुप का आपस में इंटरेस्ट है तो वो डील होगी, अगर दोनों ग्रुप में से एक का इंटरेस्ट है एक का इंटरेस्ट नहीं है तो वो डील होगी ही नहीं, क्योंकि मुझे अगर किसी से कोई काम ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊंगी उसके ग्रुप में, नेवर एवर। सो इस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलती है। तो नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे वो टॉपिक है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट अगर आप लोग इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोगों को बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वीडियो देखकर नोट्स पढ़ लेना और पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। सो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस ये टॉपिक जो है इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आप लोगों को अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये हुआ किन के बीच। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं लाइक ये हमने ले लिया यूएसए, मतलब ये यूएसए के बीच हुआ। अब यहाँ पर नाम ही आ रहा है कि क्यूबा, तो यहाँ पर यूएसए के पास एक छोटी सी कंट्री है क्यूबा,
यूएसए, क्यूबा और दूर जाएंगे अब हम थोड़ा, तो यहाँ पर एक सुपर पावर है यूएसएसआर। तो जो ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ, ये हुआ किन किन के बीच? यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुआ। किसे लेकर हुआ? क्यूबा को लेकर हुआ। तो उस टाइम पर इनके यहाँ के लीडर कौन थे वो हम देख लेते हैं। यूएसए का जो लीडर था उस टाइम पर वो था जॉन एफ कैनेडी। यूएसएसआर के लीडर उस टाइम पर थे निकिता ख्रूश्चेव, और साथ ही साथ क्यूबा के लीडर उस टाइम पर थे फ्रेंड्स फिदेल कास्त्रो। ये 3 कंट्रीज थी और ये 3 लीडर्स थे जिनके बीच क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ। तो फ्रेंड्स क्यूबा मिसाइल क्राइसिस मतलब क्यूबा से रिलेटेड है, इन दोनों के बीच हुआ। मिसाइल मतलब मिसाइल का इसमें कुछ रोल है। तो मिसाइल का इसमें क्या रोल है फ्रेंड्स? देखो, सबसे पहले यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो ये लड़ाई थी, वो लड़ाई थी क्यों, ये हम समझ लेते हैं। यूएसए की जो आइडियोलॉजी है वो है कैपिटलिज्म। यूएसए की आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म, और साथ ही साथ ये फॉलो किसको करते हैं? लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी। उसके अपोजिट जो यूएसएसआर है उसकी आइडियोलॉजी है फ्रेंड्स सोशलिज्म, सॉरी कम्युनिज्म। इसकी आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म, इसकी आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी। और जो क्यूबा है इसकी भी आइडियोलॉजी है फ्रेंड्स कम्युनिज्म। मतलब इन दोनों की जो आइडियोलॉजी थी वो सेम थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को, जब मैं नाटो, सिएटो, सेंटो, वार्सो पैक्ट बता रही थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था जो अलायंस ग्रुप थे और जो सुपर पावर्स थी, मतलब वो अपनी आइडियोलॉजी वाली जो कंट्रीज हैं या जो एक दूसरे से सिमिलर हैं उनको ढूंढती थी। तो देखो, इनकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म, इनकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म, मतलब ये दोनों भाई भाई मतलब फ्रेंड्स। तो क्या किया, जो निकिता ख्रूश्चेव है और फिदेल कास्त्रो, इन्होंने क्या किया, एक डील कर ली, डील लाइक सिचुएशन हो गई। और यूएसएसआर ने यहाँ पर क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस बनाया और यहाँ पर अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी। जब उसने यहाँ पर अपनी मिसाइल तैनात करी, मतलब उसने इसको अपना एलाई बना लिया, और साथ ही साथ क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस भी बना लिया। वो इतने पास है अमेरिका के कि वो क्यूबा से अमेरिका पर स्पाई भी कर सकता है, नज़र भी रख सकता है। अमेरिका को इसकी दूर दराज तो कोई खबर ही नहीं थी। और ये सब हुआ कब? अप्रैल 1961 में ये सिचुएशन हुई थी। ठीक है, तो जब इन्होंने यहाँ पर मिसाइल्स तैनात कर दी तो यूएसएसआर वाज वेरी हैप्पी कि हाँ, हमने तो एक और नया एलाई बना लिया है। बट आफ्टर 3 वीक्स क्या हुआ? आफ्टर 3 वीक्स जॉन एफ कैनेडी को पता लगता है कि यूएसएसआर ने क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस बनाकर वहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं तैनात कर दी हैं। तो जॉन एफ कैनेडी इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, बट उन्होंने क्या किया, इस सिचुएशन में वॉर करने की बजाय उन्होंने जो अमेरिकन वॉरशिप्स थी, अमेरिकन वॉरशिप्स को यहाँ पर भेज दिया और बोला कि यूएसएसआर की तरफ से आने वाली जो भी शिप्स हैं जो मिसाइल्स लेकर आ रही हैं उन्हें रोको। बिकॉज अगर उन्हें नहीं रोका वो यहाँ पर और भी मिसाइल्स तैनात कर देंगी। तो जो अमेरिकन वॉरशिप्स थी वो वहाँ पर आ गई, एक्टिव हो गई, और उन्होंने क्यूबा की तरफ आने वाली जो मिसाइल्स थी उन्हें आने से रोका। तो जो यूएसएसआर था वो भी इस सिचुएशन को जानता था कि दोनों के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स। अगर किसी ने भी वॉर को स्टार्ट किया, वॉर को हवा दी, लाइक यूएसएसआर ने अगर एक मिसाइल भी यहाँ से छोड़ी, लाइक इसके पास अगर थाउजेंड्स मिसाइल्स हैं तो इसके पास भी थाउजेंड्स मिसाइल्स ही हैं, थाउजेंड्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही हैं, क्योंकि दोनों उस टाइम की सुपर पावर है। अगर एक ने बॉम्ब ब्लास्ट किया, एक ने न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ी, तो दूसरा अपनी पूरी 1000 की 1000 छोड़ देगा। मतलब बहुत बड़ा मास डिस्ट्रक्शन हो सकता था। तो इसीलिए दोनों जो सुपर पावर्स थी उन्होंने दिमाग से काम लिया और इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। और जो ये यूएसएसआर ने, उसने अपनी मिसाइल्स वापस, मतलब जो शिप्स थी उन्हें वापस ले लिया। इस तरीके से जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है वो क्राइसिस ही रहा, वॉर में तब्दील नहीं हुआ, एक वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सिचुएशन थी इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड की नज़र इन दोनों सुपर पावर्स की हरकतों पर थी कि कहीं कोई और वर्ल्ड वॉर ना हो जाए।
लेकिन दोनों कंट्रीज़ ने, दोनों सुपर पावर्स ने बड़े ध्यान से और बड़े दिमाग से काम लिया और ये वॉर होने से रह गया। तो यही था हमारा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही साथ आप लोगों के जो इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, मैं फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर दूँगी, तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यू कैन ज्वाइन क्लास 12 व्हाट्सएप ग्रुप। क्लास 12 व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक होगा वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स देखने हैं तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप वहाँ से मुझसे पूछ सकें और आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो सकें। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, बिकॉज अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो सब्सक्रिप्शन किसी काम का नहीं है, बिकॉज आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन अगर पानी है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।